जय हिंद एवरीवन। सो नेक्स्ट क्लास में आ चुके हैं और यहाँ पर 10 MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। 10 टॉपिक्स आपके सामने स्क्रीन पे, और जो लास्ट हमारा टॉपिक होने वाला है वो एथिक्स की केस स्टडी, बेसिकली डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन जो है वो होने वाला है। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। और मार्किंग स्कीम कुछ इस तरीके से रहेगी। फॉर एवरी करेक्ट आंसर विल गेट 1 मार्क, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर 0। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मलप्रभा रिवर, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी। तो एक रिवर को लेकर है। वैसे देखा जाए तो ज्योग्राफी में रिवर्स के बारे में आपको पढ़ना ही होता है, लेकिन करंट अफेयर्स में अगर कोई भी रिवर, माउंटेन, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि रिलेट करती है स्टैटिक सब्जेक्ट से, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पूछा गया बताइए इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है कि ये जो रिवर है ये एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, कृष्णा रिवर की। ये ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से, और हेरिटेज साइट जो है आइहोल की पट्टाडक्कल में एंड बदामी, दे आर लोकेटेड अलोंग इट्स बैंक्स। तो यहाँ पर जो नदी है उसके ही दोनों किनारों पे जो अलग अलग साइट्स हैं उनको बताया हुआ है कि वो लोकेट करती हैं। अभी रिसेंटली मलप्रभा रिवर जो है वो ड्राई अप हो गई, कर्नाटका से होती हुई जाती है। तो इट बेसिकली ड्राइड अप रिसेंटली, दैट्स वाई द पीपल वर नॉट हैप्पी एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ हार्डशिप। तो लोगों को बहुत परेशानी हुई इस वजह से, क्योंकि पानी जो था वो उसका जो लेवल था काफ़ी नीचे आ गया, सूख गई बेसिकली नदी। और इस वजह से यहाँ पर लोग जो थे वो काफ़ी परेशान हुए, और तभी जो मलप्रभा रिवर है वो न्यूज़ में आई। ट्रिब्यूटरी क्या है, कृष्णा रिवर की है। पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, यस कृष्णा रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है, और वेस्टर्न घाट से ये निकलती है। और वेस्टर्न घाट में कानाकुंबी विलेज है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर काना कुंबी विलेज, KUMI, कानाकुंबी विलेज, वहाँ से ये निकलती है। और 792 मीटर के एलिवेशन से आती है, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट से होते हुए कर्नाटका में। बेसिकली लोकेशन जो है वो इसकी बता रखी है। दो स्टेटमेंट्स हमारी ठीक हो जाती है। जब हम हेरिटेज साइट्स की बात करते हैं तो टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं आइहोल के, पट्टाडक्कल, बदामी, वो इस रिवर के बैंक पे जो किनारे हैं वहाँ पर लोकेट करते हैं। तो जो हेरिटेज साइट्स के बारे में बताया वो भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये जो साइट्स, हेरिटेज साइट्स दिखती किस तरीके से वो भी आप देख सकते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेम्पल कॉम्प्लेक्स पट्टाडक्कल मलप्रभा रिवर के बैंक्स पे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आयुष्मान सारथी, रिसेंटली लॉन्च किया गया। ये क्या है? क्या ये कोई व्हाट्सएप चैटबॉट है ताकि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो जन औषधि योजना की सर्विसेज है उसको एक्सेस किया जा सके? कोई नया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है? आयुष्मान वेलनेस सेंटर्स की एक चेन है जिसे लॉन्च किया गया है? या फिर डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम जो कि हॉस्पिटल्स के लिए लेकर आए हैं? सोचिए, आपके पास 5 सेकंड्स हैं, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैटबॉट जो है, व्हाट्सएप चैटबॉट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए वो लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है आयुष्मान सारथी। तो बेसिकली क्या है कि व्हाट्सएप चैटबॉट से भी काफ़ी सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज आने वाले टाइम में आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अब व्हाट्सएप चैटबॉट जो है डेवलप किया गया है ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, और 24/7 एक्सेस रहेगा। क्योंकि देखो, आप कहीं पर भी फ़ोन करोगे, ज़रूरी नहीं है कि जो सर्विसेज हैं वो दिन के साथ साथ आपको रात को भी मिले। मे बी नाइट शिफ्ट नहीं होती है तो उस तरीके से आपके साथ बात करने के लिए या फिर आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोई रात को ना हो। लेकिन अब जब से हम देख रहे हैं कि IT और इसके बाद AI जैसे ही इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो हमें पता है कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होगी वो रात को भी पहुंचाई जा सकती है। और ऐसे AI अनेबल्ड बॉट्स जो हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनीज भी लॉन्च कर रही है। ठीक है, व्हाट्सएप का चैटबॉट है, NHA ने डेवलप किया है। 24/7 आपके क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे, और आपको प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की जो सर्विसेज है वो इसके जरिए मिल जाएंगी। ठीक है, आपको फिजिकली विजिट करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपके फिजिकल विजिट को कम किया जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको एलिजिबिलिटी अपनी चेक करनी है कि क्या आप कोई सर्विस मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, कोई आपको सर्विस के लिए अप्लाई करना है, आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड करना है, या EKYC जो है वो पूरी नहीं है तो उसे पूरा करना है, अपने आधार को लिंक करना है, या फिर अपने कार्ड को लॉक अनलॉक करना है, वॉलेट बैलेंस देखना है, अपनी हिस्ट्री देखनी है ट्रीटमेंट की, या फिर कौन कौन से एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स उस लिस्ट के अंदर है, एम्पैनल लिस्ट के अंदर, ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी ग्रीवांसेस है वो भी वहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड करी गई हैं, और इसके लिए एक स्पेसिफिकली नंबर भी दिया गया। आप वहाँ पर जैसे ही चैटबॉट जो है उसको हाई भेजेंगे तो सामने वाला जो चैटबॉट है वो आपको ऑफकोर्स मल्टीपल ऑप्शन दे देगा, और फिर आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। चलते हैं यहाँ से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ABC को लेकर है, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स को लेकर। 3 स्टेटमेंट आपसे पूछी गई और पूछा गया बताइए इस ABC को लेकर तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। ये UGC रेगुलेट करता है जो ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में भी
इट सपोर्ट्स द NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, उसको ये सपोर्ट करता है, और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को भी ये सपोर्ट करता है, हो सकता है। क्रेडिट्स डिपॉजिटेड इन इट रिमेन वैलिड फॉर लाइफ टाइम, जो इसमें क्रेडिट डिपॉजिट किए जाते हैं इस अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंदर, वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहते हैं। सोचिए, ABC, द अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, और इसके साथ साथ अपार, दे आर बिल्डिंग अ ट्रस्टेड डिजिटल इकोसिस्टम, ताकि एकेडमिक रिकॉर्ड्स को रखा जा सके डिजिटली। ठीक है, ABC का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसके अंडर आता है, और उन्हीं का ये प्लेटफॉर्म है जिसे UGC को दिया हुआ है रेगुलेट करने के लिए। तो UGC इसे रेगुलेट करता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको ये सपोर्ट करता है, साथ ही साथ हमारा जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है उसको भी ये सपोर्ट करता है, जिसे वैसे NCRF भी कहते हैं। ठीक है, क्रेडिट जो डिपॉजिट किए जाते हैं वो 7 साल के लिए वैलिड होते हैं। जो भी क्रेडिट्स ड्यूरिंग द एजुकेशन पीरियड लोग अर्न करते हैं 7 ईयर्स तक के लिए वो मैक्सिमम आप कह सकते हैं वैलिड रहते हैं। और जो भी डिसिप्लिन में क्रेडिट्स को गेन किया गया, कई बार उस डिसिप्लिन में भी वो नंबर ऑफ ईयर्स बताए जा सकते हैं, लेकिन हाँ मैक्सिमम 7 ईयर्स होते हैं, उससे ज़्यादा कोई भी डिसिप्लिन जो क्रेडिट की ड्यूरेशन है वो नहीं देता है। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर ये क्रेडिट्स, अकेडमिक क्रेडिट्स किसी के पास भी नहीं रहेंगे। एक बार रिडीम कर लिए जाते हैं तो उसे रीयूज़ भी नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ABC अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स को लेकर एक ID भी मिलती है, ABC ID कहते हैं उसे, या पार ID कहते हैं, जिसे आधार से लिंक किया जाता है, डिजिलॉकर से लिंक किया जाता है, और मल्टी एंट्री एग्जिट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ये अनेबल हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है, सिर्फ 7 ईयर्स के लिए जो क्रेडिट्स हैं वो उनकी वैलिडिटी रहती है। UGC से रेगुलेट करता है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से अलाइन भी करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट चलते हैं, जो कि ICME इंटरप्लैनेटरी कोरोनल मास इजेक्शन को लेकर पूछा गया है कि रिसेंटली न्यूज़ में था, इनमें से बेसिकली किससे एसोसिएट करता है। मैसिव इजेक्शन ऑफ मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा फ्रॉम द सन से कोई ऐसा प्लाज्मा निकल रहा है क्या। कोलिजन ऑफ एस्ट्रॉइड नियर अर्थ के आसपास कोई एस्ट्रॉइड जो है वो टकरा रहे हैं। वोल्केनिक इरप्शन ऑन द प्लैनेट वीनस पे कुछ ऐसा कुछ इरप्शन हो रहा है क्या, उसकी वजह से हमें ये ICME के बारे में सुनने को मिला मे बी, या फिर हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज फॉर डिस्टेंट सुपरनोवा। सोचिए, वीडियो को पॉज करिए, आंसर करिएगा इसका। चलिए, सो मैसिव इजेक्शन ऑफ मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा फ्रॉम द सन, ये जो आंसर है वो रहेगा। लेकिन न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट ने अनकवर किया है एक नई इंसाइट इनटू हाउ ये जो ICME है, मतलब इंटरप्लैनेटरी कोरोनल मास इजेक्शन जो है, ये कैसे इवॉल्व हुए थर्मली, और इनकी पूरी जर्नी के बारे में बताया कि सन से अर्थ तक की इनकी जर्नी जो है वो किस तरीके से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई है। ICMEs जो हैं दे आर लाइक ICMEs आर मैसिव ब्लास्ट ऑफ मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा, जो कि रिलीज़ करता है कौन, सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है वो, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को जब ये हिट करते हैं उसके बाद जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स या अरोरास, जो आपने अरोरास बोरियालिस और ऑस्ट्रेलिस सुना है, वो यहाँ पर बेसिकली जनरेट होते हैं। ये जो आपके ICMEs हैं दे ड्राइव द यू कैन से सेवरेस्ट जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स, और कहीं ना कहीं ये हमारी जो सैटेलाइट्स होती हैं उनको भी डिस्टर्ब कर देते हैं, GPS सिग्नल्स को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, रेडियो सिग्नल्स और रेडियो कम्युनिकेशन को भी ये डिस्टर्ब कर सकते हैं, और यहाँ तक कि हमारी पावर ग्रिड्स जो होती हैं उनको भी ये डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट ब्रह्मांक। 3 स्टेटमेंट्स इस प्रोजेक्ट को लेकर पूछी गई है आपसे, और कहा गया है कि बताइए इसमें प्रोजेक्ट ब्रह्मांक को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये एक इनिशिएटिव है BRO का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। ये डेवलप बेसिकली इसमें क्या किया जा रहा है, इट डेवलप्स स्ट्रेटेजिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कुछ ऐसी लोकेशन पे जहाँ पर रोड्स बनाना ज़रूरी है, इस तरीके की शायद रोड्स बनाई जा रही हैं, स्ट्रेटेजिक रोड्स बनाई जा रही हैं, ताकि शायद चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसे कम करना होगा। BRO जो है वो फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। सोचिए, BRO अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया है 16th रेजिंग डे ऑफ प्रोजेक्ट ब्रह्मांक, और ये किया गया रानाघाट जो जगह है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, रानाघाट के अंदर प्रोजेक्ट ब्रह्मांक जो है ये एक इनिशिएटिव है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, BRO का, और हाँ अरुणाचल प्रदेश में ही बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे जो सड़कें हैं वो बनाई जा रही हैं, जैसे वेस्ट सियांग हुआ, मैं यहाँ पे वैसे बता देता हूँ उसमें एरियाज़ कौन कौन से, सियांग एरिया है, ईस्ट सियांग है, वेस्ट सियांग है, अपर सियांग है, शी योमी करके एक लोकेशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
अरुणाचल प्रदेश के अंदर उनको यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ असम के भी कुछ पार्ट्स को कनेक्ट किया जा रहा है, राइट। और ये ऑफकोर्स इसी के लिए बिकॉज वी नो कि चाइना जो है उसकी नज़रें वैसी है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर है, तो उनको रोकने का काम भी किया जाएगा। सो नेक्स्ट आते हैं, क्या BRO मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है? नहीं, ये आता है MOD के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, BRO फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इसे पूरी तरीके से 2015 में ही MOD के अंदर ले आए थे, ठीक है। ब्रह्मांक जो है वैसे इसे रेस किया गया था सन 2011 के अंदर 29 जून को। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे पूरे 16 साल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके साथ साथ इनका जो मोटो है वो है श्रमेण सर्वम साध्यम, कि मतलब इसका है एवरीथिंग इज़ अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क पे काफ़ी ध्यान दिया गया। क्या है ये? श्रमेण, श्रम की बात करिए, सर्वम यहाँ पे ऑफकोर्स वर्क की बात करिए, साध्यम कि आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल फॉक्स को लेकर है और उसका साइंटिफिक नाम भी लिखा हुआ है। रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया ये एंडेमिक है, यहीं पे पाया जाता है जिस जगह की बात करिए, सब सहारन अफ्रीकन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशियन स्टेपीज या फिर साउथ ईस्ट एशियन रेन फॉरेस्ट। सोचिए क्या आंसर हो सकता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है वैसे बंगाल फॉक्स, और यहाँ के साइंटिफिक नाम से भी पता चल रहा है। तो ऑफकोर्स ये पता है हमें कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसका आंसर हो सकता है, या फिर ऑफकोर्स साउथ ईस्ट एशियन रेन फॉरेस्ट भी हो सकता है, लेकिन ऑफकोर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट ज़्यादा लगता है अगर हम कॉमन सेंस से भी चले तो। कंजर्वेशनिस्ट जो अक्रॉस द सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स है, मतलब तमिलनाडु की बात यहाँ पे करी जा रही है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि बंगाल फॉक्स जो है, जो उनको यूजुअली दिख जाया करता था, अभी वो नहीं देखने को मिल रहा है। बंगाल फॉक्स जो है वैसे इसे इंडियन फॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। और इंडियन डेजर्ट फॉक्स भी कहा जाता है। एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो आप कह सकते हैं इंडिया में, नेपाल में और इवन पाकिस्तान में भी आपको ये मिल जाएगा। ज़्यादातर हिमालयन फुटहिल्स में ये पाया जाता है, और कुछ जगह पे, कुछ लोकेशन में, क्योंकि तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में बात करी जा रही थी ना, तो टिप ऑफ पेनिनसुला जो है उन लोकेशंस में भी ये मिल जाता है, तभी यहाँ पे तमिलनाडु की बात हमने करी थी। ओपन ग्रासलैंड, थोनी स्क्रब्स, सेमी डेजर्ट एरिया के अंदर ये रहना पसंद करता है, और IUCN के हिसाब से लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो स्पीसीज़ को लेकर ज़्यादातर इसी तरीके की चीज़ें जो है पूछी जाती है। करेक्ट आंसर वैसे क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट आंसर है स्पोक्स को लेकर। चलते हैं यहाँ से आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि UN एस्केप को लेकर है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक की यहाँ पर बात करी है। 3 स्टेटमेंट से पूछा गया आपसे कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट इसको लेकर कौन सी है। ये एक इनिशिएटिव है 5 रीजनल कमीशंस में से जो UN के अंडर आती है। UN के अंडर में अलग अलग मिशंस होंगे, उसमें से ये एक है, और कमीशन होंगी उसमें से एक है, और 1947 में इस्टेब्लिश किया गया था, और हेडक्वार्टर बताया जा रहा है वो थाईलैंड बैंकॉक में है। सोचिए, यूनाइटेड नेशन एस्केप कह सकते हैं, ESCAP कह सकते हैं। एक काम करिएगा, इसकी फुल फॉर्म मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर आपको पता है तो ट्राई ज़रूर करिएगा। सो UNESCAP एस्केप जो है, इन्होंने रिपोर्ट किया है, रादर वॉर्न किया है कि एशिया पैसिफिक, डेवलपिंग एशिया पैसिफिक इकॉनमीज जो है, उन्हें एनुअल क्लाइमेट फाइनेंस गैप जो है वो देखना पड़ेगा, और जो $800 बिलियन तक जा सकता है। मतलब क्लाइमेट को फाइनेंस करने के लिए जो पैसा बेसिकली आता था ना, उसके अंदर एक गैप देखने को मिल सकता है, और गैप अपने आप में बहुत बड़ा है, बताया जा रहा है $800 बिलियन के आसपास का हो सकता है। वैसे अगर हम बात करें इस बॉडी की, तो वन ऑफ द फाइव रीजनल कमीशंस में से एक है यूनाइटेड नेशन की। जैसे आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ऐसे ही ये भी एक है, ठीक है। मोस्ट इंक्लूसिव इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है एशिया पैसिफिक के अंदर। इसके अंदर वैसे बात करें तो 53 मेंबर स्टेट्स आते हैं, 9 एसोसिएटेड मेंबर्स भी है, जिसे 1947 में बनाया गया था, और लोकेशन जो हेडक्वार्टर की है वो भी यहाँ पर सही बताई है, ठीक है यहाँ तक। हाँ, जो बाकी वैसे जो इससे मिलती जुलती जो 5 बॉडी थे जिसकी यहाँ पे बात करी थी, उसमें UN एस्केप है, ECA है, ECE है, एक्लैक एंड ESCWA, ठीक है। और इसमें इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? D इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है माउंट एरेबस को लेकर पूछा गया। रिसेंटली न्यूज़ में था, लोकेट कहाँ पर करते हैं, किस रीजन में? अंटार्कटिका में है, आइसलैंड में है, एंडीज़ में है, या फिर हवाईन आइलैंड पे है। सो माउंट एरेबस जो है वर्ल्ड का सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन है,
और अपनी वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए ही जाना जाता है। और कहा जाता है कि जब ये वोल्केनो यहाँ पे बर्स्ट करता है तो उसमें जब इसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस निकलती है तो ये टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ प्योर गोल्ड को भी अपने अंदर से निकालता है, ठीक है। सो इट एमिट्स टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ प्योर गोल्ड, इस वजह से ये जाना जाता है। माउंट एरेबस जो है ये स्ट्रेटोवोल्केनो है, वेस्टर्न हाफ ऑफ रॉस आइलैंड में पाया जाता है, ऑफ द कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका इन द रॉस सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा करेक्ट आंसर है। सेकेंड टॉलेस्ट वोल्केनो इन अंटार्कटिका आफ्टर माउंट सिडली भी इसके साथ नाम जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर ए है। चलते हैं यहाँ से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अरुल मीहू नवशक्ति विनेगर टेम्पल, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, पूछा कि इसको लेकर, इस टेम्पल को लेकर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। सेशल्स में लोकेट करता है, नगरा स्टाइल में बना हुआ है और डेडिकेट किया गया है लॉर्ड गणेशा को या विनेगर को। सो आंसर करिएगा। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली उन्होंने विजिट किया इस टेम्पल को, नवशक्ति टेम्पल को, ड्यूरिंग हिज स्टेट विजिट इन सेशल्स। और लोकेशन की बात करें, विक्टोरिया कैपिटल ऑफ सेशल्स जो है माहे आइलैंड पे, वहाँ पर ये लोकेट करता है। हिंदू टेम्पल है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। और बात करी जाए कंस्ट्रक्शन स्टाइल की, तो आपने सुना होगा कि नगर स्टाइल है, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा, या दूसरा होता है आपका द्रविडियन स्टाइल। तो ये जो है ये द्रविडियन स्टाइल में बना है, नगरा स्टाइल में नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। लेकिन हाँ, जो लॉर्ड विनेगर है, लॉर्ड गणेशा, उनको ही डेडिकेट किया हुआ है। तो लॉर्ड विनेगर को डेडिकेटेड ये टेम्पल है जो कि द्रविडियन स्टाइल के अंदर बना हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं यहाँ से आगे। लास्ट क्वेश्चन जो कि डिसीजन मेकिंग आपका एथिक्स बेस्ड केस स्टडी है। यू आर अ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, DHO हैं आप, और एक सरप्राइज इंस्पेक्शन होती है एंड यू फाइंड दैट कि पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कि गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंदर एम्पैनल्ड हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अपने बिल्स को इन्फ्लेट कर रहे हैं, ठीक है, उन ट्रीटमेंट्स के लिए जो कभी हुआ ही नहीं। हॉस्पिटल ओनर जो है वो कहता है कि आप एक काम करिए, एक कंसल्टेंसी रिटेनर हमसे ले लीजिए और इस डिस्क्रिपेंसी को, जो एक गड़बड़ आपने ढूंढी है, इसको भूल जाइए। आपके हिसाब से अप्रोप्रिएट एक्शन कौन सा? तो एक तरीके से यहाँ पर जो करप्शन है या कहें कि ब्राइब जो है वो देने की कोशिश करी जा रही है कि आपने ये ढूंढ लिया, इसको भूल जाइए, उसके बदले हम आपका क्या करेंगे, एक कंसल्टेंसी रिटेनर आपको दे देंगे। एक्सेप्ट द रिटेनर सिंस वन रिपोर्ट विल नॉट चेंज द सिस्टम, कि आप क्या ही कर लेंगे, ये यहाँ पे पहली स्टेटमेंट में बताया हुआ है, तो आप रिटेनर ले लीजिए, एक ऑप्शन ये हो सकता है। इग्नोर द मैटर टू अवॉइड एंटेगनाइजिंग अ पावरफुल पर्सन, तो आप यहाँ पे कहा गया कि रिटेनर ले ना लें, लेकिन हाँ इसे इग्नोर करके आगे बढ़िए, क्योंकि आपको किसी के अननेसेसरी अपनी टांग उसमें नहीं अड़ानी चाहिए, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तीसरा है वॉर्न द हॉस्पिटल इनफॉर्मली एंड लेट देम करेक्ट द रिकॉर्ड, कि आप उन्हें एक तरीके से वार्निंग दे देंगे, वो भी किस तरीके की, एक इनफॉर्मल तरीके की छोटी सी आपने वार्निंग दे दी और कहा कि अपने रिकॉर्ड्स को ठीक कर लो, ताकि फ्यूचर में ये चीज़ और कोई ना पकड़ पाए या मुझे ये ना देखने को मिले। फिर नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट द एविडेंस, रिपोर्टेड थ्रू प्रॉपर ऑफिशियल चैनल्स एंड रेकमेंड सस्पेंडिंग एम्पैनलमेंट पेंडिंग इंक्वायरी। क्या लगता है? कंपेरेटिवली ईजी क्वेश्चन है, बट स्टिल आंसर करिएगा। सो सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रॉबिटी एंड एफिशिएंसी, और यहाँ तो एफिशिएंसी का कोई लेना देना ही नहीं है, आपको सिर्फ अपनी ड्यूटी करनी है। आप कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, कुछ महान नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट डूइंग और डिस्चार्जिंग योर ड्यूटी एंड योर ड्यूटीज़, कि व्हेनेवर यू फाइंड समथिंग लाइक दिस, आप क्या कर रहे हैं, आप उस चीज़ को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर चैनल के थ्रू आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसी धांधली चल रही है, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे आप, रिपोर्ट अगर आपको बनाने को मिलती है तो आप रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं कि इनको आप क्या करिए, इन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल को या ऐसे लोगों को सस्पेंड करिए, और आगे जाकर ब्लैक लिस्ट करना भी ठीक ही रहेगा, क्योंकि एज ए DHO आपकी ड्यूटी जो है वो लोगों के लिए है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स करप्शन को काउंटर कर रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने बिहेवियर में एक जो प्रोफेशनल इंटेग्रिटी होती है, ठीक है, वो भी दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ करेज भी दिखा रहे हैं, जो कि एक सिग्निफिकेंट आप कह सकते हैं ट्रेट है किसी भी सिविल सर्वेंट के अंदर, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? D। अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कितना आपने स्कोर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।